Hello and welcome all in another session of cash flow statement by direct method. We are going to take this problem and we are going to solve this problem by cash flow statement direct method. As I told you, for cash flow statement direct method, you require 2 consecutive years balance sheet. Along with that, the current year's income statement. Like how year they have given 14-15 and 15-16. So whichever is the latest one, that particular year, that is 15-16, income statement is also required. So let's see net sales, cost of sales. Since cost of sales is given, that means I have to make inventory account, that is stock account banana padega. Depreciation, salary, wages, operating expenses, provision for tax. Then profit on sale of equipment, retail opening balance of P&L, dividend declared and paid, closing balance of P&L. ओके पूरा कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट लैंड बिल्डिंग कैश डेटर स्टॉक एडवांसेस share capital surplus creditors outstanding expense income tax payable and accumulated depreciation on building and equipment original cost of equipment was sold was 7,20,000 तो चलो बहुत छोटा हो जाता है हमने ये सम जब हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन when you are doing by direct method it becomes very easy and small. If you remember मैं पूरा वन साइड लेता था as far as indirect method is concerned मैं पूरा वन साइड लेता था यहाँ पे नहीं मुझे ऐसा लेने की जरूरत नहीं है तो cost from operating cash from operating activity, cash from investing activity, cash from financing activity, cash generated during the year, opening balance and closing balance. Yeah, we will have to prepare certain accounts. Actually तो हम लोग सब accounts बना सकते हैं. Okay, लेकिन हम लोग selective accounts बनाएंगे. लेकिन yes ज़्यादा accounts बनेंगे provided आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है उसके बेसिस पे. Building and equipment at cost. Yeah, I require this many तो accounts. So building and equipment account, provision for depreciation account, then income tax payable account, जो वहां पे किए थे वो सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे. इनकम टैक्स पेबल अकाउंट, देन डेटर्स, account, then creditors account,
स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल दिया है। यस, स्टॉक अकाउंट। बस इसके अलावा एक स्टेटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंस के लिए। एक्सपेंस एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एड advance at beginning or start, then less outstanding at start and less advance at the ending for, and we will get P&L. That's all. This is with respect to expense. Expense यहाँ पे क्या आना चाहिए? Expense paid. एक्सपेंस। चलो हो गया, मोस्टली तो मैंने सब कुछ लिख दिया है, बाकी देखते कैसे आता है। लेट्स सी। नेट सेल्स कंसिडरिंग ऑल द सेल्स आर क्रेडिट सेल्स, तो सबका वन वन इफेक्ट जो भी है, सबका वन वन इफेक्ट। बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस, सबका वन वन इफेक्ट। तो नेट सेल्स, डेटर्स में डेबिट, सेल्स है 2,52 lakhs, 2,52 lakhs, तो मैंने उसको थाउजेंड्स में लिखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, स्टॉक कम हो जाता है आपका 1,98 lakhs। डेप्रिसिएशन 6 lakhs। सैलरी एंड वेजेस पे किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पे सैलरी एंड वेजेस, नो आउटस्टैंडिंग एंड नो प्रीपेड, तो यहाँ पे ले लूंगा। सैलरी एंड वेजेस इज 24 lakhs, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितना एक्सपेंसेस दिखाया है उतना ही पे नहीं किया है, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। तो यहाँ पे पीएनएल के यहाँ पे लिखता हूँ कितना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 8 lakhs। ओके, वन इफेक्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स पेएबल बाय पीएनएल 8 lakhs है, 8,80,000। तो नेट प्रॉफिट का कहीं पे कुछ इफेक्ट नहीं करना है। ओके, क्या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट यहाँ पे असेट में डेबिट कितना है वो 1,20,000। ओके, देन कोई स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा। ओके, लेट मी सी व्हाट इज से। डेप्रिसिएशन बाय पीएनएल आएगा ना? अरे पीएनएल से ही तो ले रहा हूँ, पीएनएल तो ऑलरेडी बना के दिया हुआ है रजा। ओके, देन dividend paid, paying dividend is financing activity, dividend paid। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल वो बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, उसका कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। कितना डिविडेंड पेड है 7,20,000। पूछो तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेल्प करूंगा। तो मैंने पूरा पीएनएल का एक इफेक्ट दे दिया, और पीएनएल के जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है जो बैलेंस शीट में, वो भी हो गया।
हाँ आप नहीं जनरली डेप्रिसिएशन लिखते हैं, पीएनएल नहीं लिखते हैं, लेकिन चलता है। अमित अमित पूछता है कि सर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बाय डेप्रिसिएशन क्यों लिखा, बाय पीएनएल आना चाहिए। द आंसर इज नो, बाय पीएनएल आना चाहिए। वो किस में होना चाहिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमित एम आई क्लियर नाउ? ग्रेट, चलो ओके आगे बढ़ता हूँ। नाउ फिक्स असेट 480 से 960 हो गया, तो बरोबर डबल है वो। तो 480 का लैंड परचेस किया है, परचेस ऑफ लैंड कितना, -480। देन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकाउंट ही बनाया है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इज 480, क्लोजिंग बैलेंस नहीं गलत लिया, 57,60,000 और ओपनिंग बैलेंस कितना है, 36 lakhs। ओके 36 lakhs एंड 57,60,000। कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे जाएगा, कैश का ओपनिंग बैलेंस है 6 lakhs एंड दिस इज 7,20,000। तो बरोबर ये अगर 1,20,000 आया मतलब वी हैव वन, दिस इज करेक्ट। देन डेटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ले आएगा, टू बैलेंस कितना है ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का, 16,80,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस डेटर्स का बैलेंस है 18,60,000। ठीक है। देन स्टॉक अकाउंट बनाया है, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है वो, स्टॉक का है 26,40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस is 9,60,000. Done. Advances at the start. Advances at the start is 78,000 and advances at the end is 90,000. Sir, मैंने पूरा asset side का I have completed everywhere. Now liability side, share capital 36 lakhs से 44,40,000 minus 36 lakhs. This gives me 8,40,000 का issue of shares. Issue of equity share capital 8,40,000 पैसा आया, so positive. सरप्लस इन पीएनएल नलीफाई हो गया, 15,80,000 ऊपर पीएनएल में था, उसके सामने नलीफाई हो गया। देखो इसके यहाँ पे 15,18,000, 15,80,000, 16,38,000, 16,38,000 उसके सामने आमने सामने नलीफाई हो गया, वो कुछ नहीं आएगा। क्रेडिटर्स, ये हमने अकाउंट बनाया है क्रेडिटर्स का। बाय बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का 24 lakhs and to balance ₹23,40,000. नेक्स्ट क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यस एक्सपेंसेस का वो स्टेटमेंट में एट द स्टार्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज 240 and
at the end it is 480. Then income tax payable, सर अकाउंट बनाया है, बाय बैलेंस 120, टू बैलेंस 132, accumulated depreciation, सर अकाउंट बनाया है, बाय बैलेंस is 12 lakh, टू बैलेंस is 13,20,000. मैंने बैलेंस शीट का एज वेल एज पीएनएल का पूरा सबका 1-1 इफेक्ट दे दिया है. अभी एडजस्टमेंट, अभी जो भी करेंगे दो इफेक्ट. हमने ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट बेचा है 7,20,000 का, तो एक ऐसा स्टेटमेंट आता है, कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन gives me WDV, सेल प्राइस, प्रॉफिट और लॉस. सर ऑलरेडी मुझे दिया है कि प्रॉफिट है 120 और उसका कॉस्ट है 720, लेकिन बीच का अगर डेटा नहीं मिलेगा तो आई कैन नॉट डू इट. तो व्हाट आई कैन डू, आई सॉ माय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, it has opening, closing and increase. Now whatever is left is decrease. That decrease is due to depreciation on assets sold. So two fixed asset, that is building and equipment. Find out balancing figure. So it is 1800 minus 1320. So that comes to 480. तो उसके ऊपर प्रोविजन है 480. अगर कॉस्ट था 720 और डेप्रिसिएशन है 480, तो माइनस करके WDV ढूंढते हैं 240. 240 का असेट मैंने 120 प्रॉफिट में बेचा, मतलब 360 में बेचा. ओके, तो अभी मेरे पास 3 एंट्रीज है. एक एंट्री तो मैंने ऑलरेडी कर दी, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर. जो नॉर्मल 2 एंट्रीज बाकी है वो कर लेता हूँ. सेल बाय कैश बैंक, कितने में बेचा, 360. एंड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, 360. ना ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट इफेक्ट, यस, वो भी ऑलरेडी मैंने कर दिया था. और अभी ये जो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर, उसकी एंट्री करनी है. यहाँ पे लिखना है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. कितना था वो, 480. हो गया इफेक्ट. तो मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टैली हो गया. अभी मैं मेरा बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकाउंट टैली करने की कोशिश करूंगा. तो चलो लेट्स टैली इट, फाइंड आउट द टोटल. तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना परचेस किया है. 6,600 minus 3,720, that comes to 2,880. तो I have purchased 2,880 का building and equipment. Purchase of building and equipment. Sale of equipment था वो, minus 2,880. बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, ओके. आगे तो बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकाउंट टैलीड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टैलीड. अब इनकम टैक्स पेएबल बस कम होने की बारी है. कम कैसे होता है, व्हेन वी पे. तो लेट अस डू इट. फाइंड आउट 120 plus 880 minus 132.
दैट कम्स टू 868. टैक्स पेड यहाँ पे आएगा टैक्स पेड 868. डन. तो मेरा इनकम टैक्स पेएबल ये भी हो गया. डेटर्स अकाउंट क्लोज करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कितना कैश कलेक्शन हुआ कैश बैंक, क्योंकि बाकी सब हो गया है. इक्वल टू 1680 प्लस 25,200 minus 1860. So that is 25,020. I can tally करके मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ. Yes, it is tallyable. Perfect, perfect. So similarly, okay. So chalo, let's find out. So collection from debtors is 25,020. ये start होगा cash from it is cash from operating activity. Debtors एक ही receipt है 25,020. तो डेटर्स हो गया सर. अभी क्रेडिटर्स में तो सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग ही लिखा है सर. परचेज भी बाकी है और पेमेंट भी बाकी है, तो आई कैन नॉट क्लोज क्रेडिटर्स अकाउंट नाउ, बट आई कैन चेक माई स्टॉक अकाउंट. स्टॉक में ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो गया, तो अब मुझे पता चलेगा कि परचेज कितना है. ओके, तो लेट्स डू इट. इट इज 20,760 minus 2640. इट कम्स टू 18,120. तो ये परचेज है, ये क्रेडिट परचेज है जिससे मेरा क्रेडिटर्स बढ़ेगा. बाय स्टॉक और यू कैन से बाय परचेज, नो प्रॉब्लम. परचेज इज हाउ मच? 18,120. अगर 18,120 तो मुझे अब पता चल जाएगा कि कितना पेमेंट किया क्रेडिटर्स को. तो दैट विल बी 20,520 minus 2340. So that comes to 18,180. 18,180 पेमेंट टू क्रेडिटर्स. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स. पेमेंट टू क्रेडिटर्स 18,180. एंड स्टॉक अकाउंट भी हो गया. अभी यहाँ से मैं एक्सपेंसेस कितना पे करूंगा वो पता चलेगा. कैसा पता चलेगा सर? 800 जो अभी उल्टा जा रहा हूँ तो साइन रिवर्स हो जाएगा. मतलब जो लेस है वो ऐड हो जाएगा और जो ऐड है वो लेस हो जाएगा. प्लस तो 572 पेड. पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 572. तो कितना टोटल एक्सपेंसिव है? तो 21152. तो मुझे मिल जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स. तो ये सारे नेगेटिव होने चाहिए.
ओके, तो मुझे मिल जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइनली मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी is 3000. Cash from operating activity is 3000. Okay, cash from investing activity so negative 3000. Cash from investing activity, cash from financing activity so that's all. We'll get our अभी तीनों को ऐड करो, this plus this plus this 120 positive plus this correct 720 and my entire cash flow statement by direct method is tallied. क्या आपको पूरा समझा है? Yes, hello, great Sonal, great Amit, great Sumant, ये रुचि, आकाश, बोलो भाई। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। यस, तो ये था और ये लिख लीजिए। ये वर्किंग नोट लिख लीजिए। नोटिस किया कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय डायरेक्ट मेथड इज वेरी वेरी स्मॉल। इट इज वेरी स्मॉल। व्हाई? बिकॉज इट इज डायरेक्ट। जो चीज डायरेक्ट होता है ना, वो बहुत ही मतलब बहुत आसान है, बहुत आसान है। डायरेक्ट कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है। मुझे समझता नहीं है लोगों को क्यों डिफिकल्ट लगता है। कितना अपना एफर्ट्स कितना बचता है। It is rightly said, common sense is very uncommon in the world. Yeah. So chalo, that's all. We'll solve two more problems, but in a different manner. ये क्या था? Full fledged manner था. Full fledged manner मतलब 2 consecutive years balance sheet and an income statement. अगर ऐसा नहीं है और कैसा दिया है, सिर्फ डेटा दिया है, तो कैसे सॉल्व करते हैं?